उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी का एक इलाका होता है एरोवा भवानी। दरअसल यहाँ पर चंदन नाम का एक लड़का एक घर के दरवाजे को खटखटाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसके हाथ में पिस्तौल लगी हुई थी और सामने जो भी दिखाई दे रहा था वो एक के बाद एक अपनी पिस्तौल से गोलियां चला रहा था। और सामने एक सुनील कुमार का एक व्यक्ति होता है, मास्टर जी होते हैं, उनको गोली लगती है और 3 सामने उसकी पत्नी भी खड़ी हुई थी। पत्नी की वो भी गोली मार देता है और इसी बीच में एक 1.5 साल का बच्ची पास में खड़ी हुई थी। घर के आंगन का क्या है, उस लड़की को भी गोली लगती है। लेकिन इसी बीच में उसकी बड़ी बेटी जो होती है, जिसकी उम्र लगभग 6 या 7 साल के आसपास होती है, उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वो वहाँ से भागती हुई अपनी सीढ़ियों के पास पहुँचती ही थी कि एक गोली उसको भी मार दी जाती है और वो मर जाती है। एक के बाद एक लगभग 9 गोलियां चलाई जाती है और इसी बीच में जब देखा जाता है कि इस बात कर लेता है कि सब के सब मर चुके हैं, तब वहाँ एक और गोली चलाता है और वो जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो वो गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक गोली और चला पाता। इसके बाद ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। अब हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी, क्या कसूर था उन छोटी छोटी बच्चियों का। लेकिन उन्होंने उनको भी मार डाला और हर कोई इन सवालों का जवाब जानने की तलाश में जुड़ जाता है। अब पक्ष हो या विपक्ष, सोशल मीडिया हो या अखबार या टेलीविज़न हो, हर जगह जहां देखो चंदन वर्मा नाम लोग ले रहे थे और चंदन वर्मा को ढूंढने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही थी। आखिरकार ऐसी टिप को मिल जाता है, लेकिन एसटीएफ को मिलने के बाद उस पिस्तौल को ढूंढा जा रहा था जिस पिस्तौल से शिक्षक के परिवार का कत्ल किया गया था, यानी कि गोलियां चलाई गई थी। अब उस पिस्तौल को ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी दरोगा की एक और पिस्तौल छीना होता है और जैसे उसे छीनने की कोशिश कर रहा था, गोली चला रहा था, पुलिस जवाबी कार्रवाई भी गोली चल जाती है और चंदन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन वर्मा जो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन लोग अभी भी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। आज की कहानी के माध्यम से इसकी छूटी हुई कड़ियों को भी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है अंबेडकर नगर के टांडा से। साल 1990 की बात है। माया राम वर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसके 8 भाई होते हैं और वो अपना इस टांडा को छोड़कर सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के तेलिया घाट मोहल्ले में। वहीं पर रहने लगता है और जो भी कुछ काम धाम होता है अपना काम करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मायाराम जब साल 2010 आता है तो अपने परिवार को लेकर वो सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपनी रायबरेली में ही छूटे जाते थे और वह अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है और उसका जो लड़का होता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 2019 और 20 का जब समय आता है तो वो अपने घर यानी कि रायबरेली दिल्ली से वापस आ जाता है
और यहाँ आकर एक मटिया एक जगह लगती है, मटिया में रहने लगता है और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तैलिया कोट लगता है जो रायबरेली में ही होता है। वहाँ पर उसके चाचा रहते थे और वो कभी कभार अपने चाचा से मिलने के लिए चला जाया करता था, साथ ही उसका एक जो था वो लैब टेक्नीशियन का भी काम करता था। इसके अलावा उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल है और बुलेट मोटरसाइकिल बैठकर वो एक तरह से रंगबाजी करता था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तुनक मिजाजी करना और किसी भी जवाब देना, इस तरह की उसकी आदत शुमार था। शहर में अलग अलग हॉस्पिटल वगैरह में इसकी जान पहचान भी हो जाती है क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन का जो काम करता था वो हवाबाजी दिखाना और लोगों को रंगबाजी वगैरह का काम करता था। वो सिर्फ दिखाने का काम करता था कि वो क्या काम करता है, वो हमेशा रंगबाजी वगैरह किया करता था। और बात कुछ इस तरह से होती है कि उसका सुदामपुर का वो रहने वाला एक किसान था और ये कहानी जो है वो रायबरेली ही एक इलाका लगता है और वहीं से गदम और इसी गांव का लगता है सुदामपुर। वहाँ का रहने वाला एक किसान था और किसान का बेटा का एक मजदूर का बेटा होता है जिसका नाम सुनील कुमार होता है। और सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार था और उसे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई में वो हिस्सेदारी लेता था। जब भी उसका जो बड़ा भाई होता है वो पढ़ नहीं पाता था और वो आगे चलकर मज़दूर बन जाता है, लेकिन वो भी मज़दूरी करता था और ऐसे करते करते साल 2018 आता है और 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी के पद पर वो आवेदन कर देता है और बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत ही सरल स्वभाव का ये जो व्यक्ति था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन करता है तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता था, लेकिन वो अक्सर कहता था कि शायद पुलिस के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, इसीलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही है और जिस तरह से ये काम होता था वैसा काम मुझे करना नहीं आता है। इसीलिए उसने वो नौकरी को स्विच करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में ही वैकेंसी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लिए जगह निकाली और उसने आवेदन कर दिया। साल 2020 की बात है, 10 दिसंबर का उसे नौकरी लग जाती है और सहायक अध्यापक के पद पर, लेकिन बीएससी ऑफिस में उसको अटैच कर लिया जाता है और अटैच होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता था और बीएस ऑफिस जाता था। लेकिन 19 और 29 जनवरी 2021 को कंपोजिट विद्यालय अमेठी का एक गांव लगता है, पनाह होता है, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है और अब ये अपने गांव को छोड़कर अलग शहर में रहने लगता है और इसने शहर में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है और एक बेटा, 2 बेटियां पैदा हो जाती है। उन दोनों बेटियों को अच्छी एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिस असुविधा से वो गुजरा था उसकी बेटियां वैसी असुविधा ना देखे बल्कि सुविधाएं देखे और अच्छे से अच्छे वो एजुकेशन हासिल कर सके, ऐसे ही उस शिक्षक की कोशिश थी। शिक्षक ने शहर में आकर किराए पर मकान लिया और मकान लेने के बाद इस तरह से वो आना जाना स्कूल का चलता रहता था। लेकिन एक दिन मकान बदलते बदलते किराए पर वो मटिया में रहने वाला, मटिया में जहाँ की क्या चंदन वर्मा रहता था उसी इलाके में कुछ थोड़ा सा फासला होता है, पड़ोसी लड़का होता है, वो चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है और वो शिक्षक है, वो घर से चले जाते हैं और इसी बीच में इसने जाल बिछाना शुरू किया। यानी कि चंदन उस शिक्षक की पत्नी जिसका नाम पूनम भारती होता है
उससे नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है और नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उसके बहुत नज़दीकियाँ जाने की कोशिश करता है और उससे बातचीत करता है। और जब जब शिक्षक अपने काम से बाहर जाया करता था तब वो उसके घर में चला जाया करता था। और ऐसे मीडिया दावा करती है कि ऐसा बताते भी है कि अब ये चंदन की नज़दीकियाँ उसे लगातार बढ़ रही थी, चाहे वो करना हो या ना करना हो, फिर वीडियो कॉल करना हो, इस तरह से उसकी कॉलिंग वगैरह होती रहती थी और इनकी नज़दीकियां बढ़ रही थी। साल 2024 में आ जाता है और 1 अप्रैल 2024 को सुनील ने 2 बिस्से ज़मीन खरीदी और ताकि वो अपना घर बना सके, और अपनी पत्नी के नाम से उसने ज़मीन खरीदी और इसमें गवाह बनाया था चंदन वर्मा को। चंदन वर्मा गवाह बन जाता है और इसकी नज़दीकियां थी, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि सुनील कुमार जो होते हैं शिक्षक, उनको ये पता चल जाता है कि इसकी पत्नी से नज़दीकियां हैं। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो हद तो तब हो जाती है, इसका रंगवा व्यक्ति जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, उस चंदन वर्मा ने इस शिक्षक को भी बहुत डराया धमकाया और कहा कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता। बल्कि पूनम भारती की माँ, जिनका नाम कृष्णा होता है, एक टीवी के दे दिए थे इंटरव्यू में, वो खुद कहती है कि वो एक अश्लील पिक्चरें भेजता था, अश्लील बातें करता था और वो बेटी को धमकाया करता था, साथ ही उसके पति को भी डराया करता था, धमकाया करता था। यही रीज़न है, इसी बीच में दोनों बेटियां हो जाती है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करे तो क्या करे। चंदन के खिलाफ पूनम वर्मा और चंदन के खिलाफ पूनम भारती, साथ ही उसके जो पति होता है सुनील कुमार, वो सीधा पहुंच जाते हैं गदरगंज थाने में और वहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं। लेकिन पुलिस इस प्रार्थना पत्र को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है और इसके बाद फिर भदोखर एक थाना लगता है, वहां पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि आप लोग लेकिन पुलिस वाले इस प्रार्थना पत्र को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। और आखिरकार 18 अगस्त 2024 को रायबरेली में जब पूनम भारती अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए जा रहे थे तो इसी बीच में चंदन वर्मा उसका रास्ता रोक लेता है और उससे अश्लील बातें करता है और अश्लील हरकतें उसके साथ करने लगता है। इसको गुस्सा आ जाता है और पूनम भारती जब गुस्सा करती है, विरोध करती है, तो वो उसके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। अब इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने पति को बताती है कि लगातार मेरा पीछा कर रहा है, आखिर करे तो क्या करे। तब ये दोनों पति पत्नी जो जाते हैं रायबरेली के कोतवाली थाने में, वहाँ जाकर चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और एफआईआर में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता रोकना, मारपीट करना और एससीटीटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से भी लेती है, लेकिन उतना गंभीरता से नहीं लेती है जितना क्या पुलिस को मामला को गंभीरता से लेना चाहिए। बताया जाता है कि वो जेल में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है और उसे जमानत वही अंदर से थाने से हो जाती है और ये फिर जेल जाता है, तो इसी दिन 3 दिन के बाद उसको जमानत हो जाती है। लेकिन इस बात को वो अपने दिल पर इतना लगा लेता है कि वो कोशिश करता है कि अब जहाँ भी देखे वहाँ उसका पीछे करने की कोशिश करता है और इसी हिसाब से उसे शिक्षक सुनील कुमार को लगता है कि यहाँ पर उसके लिए रहना ठीक नहीं है। तो लोग लगभग 3 महीने पहले ही उसने ये इलाका को जो मटिया का था उसे छोड़कर चला जाता है और अमेठी में ही एक
शिवरतनगंज थाना लगता है, उसी से 5 किलोमीटर दूर का एक कस्बा लगता है अरोबा भवानी। वहाँ एक चौराहे के पास में एक सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना के मकान में किराए पर रहने लगते हैं और चंदन वर्मा जब से एफआईआर हुई थी तब से बौखलाया हुआ रहता था। उसने 12 सितंबर 2024 को अपने जल दिखाता है और इस तरह से स्टेटस लिखा, यहाँ पर एक खतरा भी महसूस करती है पूनम और उसका पति भी। लेकिन जो चंदन वर्मा होता है वो इसी तरह की फराक में था कि कब उसको मौका मिलेगा। और 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6:30 बजे के आसपास का ये वाक़या है। अमेठी ज़िले का थाना लगता है शिवरतनगंज और वहाँ का इलाका है अरोबा भवनाई चौराहा। वहाँ से जो एक मकान होता है जिसका नाम सत्यव्रत अवस्थी होता है, जिसका मकान में किराए पर रहते हैं सुनील कुमार, उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और एक तरफ वो दरवाज़ा खटखटा रहा था। इसी बीच में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर मेला लगा हुआ था और वहाँ पर मेले में आने जाने वाले लोग आरती शुरू हो जाती है और म्यूजिक बज रहा था, उसका भी एक तरह से शोर था। साथ में ही जो चौराहे है वहाँ पर लोगों का आना जाना था, बाजार है उसका शोर शराबा था। इसी शोर शराबा का फ़ायदा उठाकर वो दरवाज़ा खुलवाता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है सामने शिक्षक सुनील कुमार खड़े हुए थे, साथ ही उसकी पत्नी, साथ ही उसकी एक बेटी थी और जो बड़ी बेटी थी वो चारों एक साथ आंगन में थे। इसी बीच में चंदन अपनी पिस्तौल निकालता है और उसके बाद उसके पास बताए जाते हैं कि 2 मैगज़ीन थे, दोनों ही मैगज़ीन उनकी फुल थी, लोड थी और वो देखते ही देखते बिना देखे यानी कि गोलियां चला रहा था अंधाधुंध सब सामने। शिक्षक के 3 गोली लगती है और उसकी पत्नी जो होती है पूनम भारती उसको 2 गोली लगती है और बेटी एक जो होती है उसको भी 1 गोली लग जाती है। तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। छोटी बेटी शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, वो सीढ़ी की तरफ भागने की जब कोशिश करती है तो उसको भी गोली मार दी जाती है और गोली मार के इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इधर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये गोलियां की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कुछ लोग समझ रहे थे कि जहां आरती चल रही है शायद वहीं पर आतिशबाजी हो रही है। लेकिन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उधर से कोई भी ऐसी चमक नहीं थी। तब लोगों को लगा कि शायद एक जगह मास्टर जी रहते हैं यानी कि सुनील कुमार रहते हैं, उस घर की तरफ से आवाज़ें आ रही है। लोग जब दौड़ के पहुंचते हैं तो इसी बीच में व्यक्ति का नाम चंदन वर्मा होता है। लगभग 10 राउंड गोलियां चलाती है और 1 राउंड गोली उसने खुद पर भी चलाई, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है और वो गोलियां मिस हो जाती हैं। अगली गोली चलाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई थी, दीवार फाना हुआ था और वो वहाँ से भाग जाता है। और ये बुलेट मोटरसाइकिल से आया था और वही बुलेट मोटरसाइकिल जिससे रंगबाजी किया करता था और उसे अपने ही एक रिश्तेदार या दोस्त बताए जाते हैं, उसके यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है और खड़ी करने के बाद उसे वापस कर लेता है और भाग जाता है और पिस्तौल उसके हाथ में होती है। अमेठी से सीधा प्रयागराज की तरफ दौड़ता है और प्रयागराज से सीधा बस पकड़ता है और नोएडा के लिए पुलिस इस मामले को इसलिए गंभीरता से लेती है क्योंकि ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। टेलीविज़न पर या अखबार पर हर जगह इस बात की चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो या फिर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हो या पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मामले में आवाज़ उठा रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हम इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और एसटीएफ नोएडा का जो यूनिट होती है वो लग जाती है। और इसी बीच में एक व्यक्ति अभी यमुना एक्सप्रेस का जो जेवर होता है
उसकी टोल तक पहुंच ही जाता है। पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछा जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ है जिससे तुम आए थे, साथ ही वो पिस्तौल कहाँ है जिससे तुमने गोलियां चलाई थी, और वो मैगज़ीन कहाँ है जो तुमने पिस्तौल में इस्तेमाल किया था। पुलिस इसे लेकर जाती है और मोहनगंज थाना क्षेत्र में उस जगह पर, जिस जगह पर इसने बताया था, वहां गया था। और पुलिस वाले जब इसे लेकर जा रहे थे तो दरोगा मदन वर्मा होते हैं, मदन वर्मा की ये पिस्तौल धोखे से निकाल लेता है और निकालने के बाद पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग जब की तो इसकी टांग में गोली लग जाती है और घुटने के नीचे गोली लगती है। यहाँ गंभीर रूप से घायल होता है और इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। उससे पूछा जाता है कहानी। पुलिस के सामने जो बताता है, कहता है कि लगभग 1.5 साल पहले इस महिला की यानी कि पूनम भारती के संपर्क में आया था। उससे बहुत गहरे रिश्ते हो जाते हैं और वो अचानक से दूर हो जाते हैं। जब उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से का बदला लेने के लिए उसने इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। और जब मीडिया ने इससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, क्या बात है, तो वो कहता है कि मुझे पछतावा है, मैंने जो किया वो गलत किया। और वो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जो एक व्यक्ति है, एक महिला से प्यार करता था और वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है। वो उसके दोनों बच्चियों को भी मार देगा, साथ ही उसके पति को भी मार देगा और उस महिला को भी मार देगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इसमें कितने लोग शामिल हैं ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है और कहां से इतने पिस्तौल खरीदी। हालांकि अभी पुलिस की जानकारी में यही आ रही है कि एक ही पिस्तौल से 10 की 10 गोलियां चलाई गई थी। अभी इस मामले में और कितने परतें खुलने बाकी है, पुलिस की चार्जशीट से ये खुलासा हो सकेगा। लेकिन जब मामला राजनीतिक गलियारों से इसकी चर्चा शुरू हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवार के लोगों से संपर्क किया। परिवार में जो इसके पिता होते हैं सुनील कुमार के, क्योंकि सुनील कुमार तो इस दुनिया में नहीं है। इसके पिता का नाम राम गोपाल, उसकी मां राजवती, उसकी मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया गया और इस बातचीत की जाती है। और बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से 5 बीघा ज़मीन, साथ ही नौकरी और घर के देने का एक आश्वासन दिया जाता है। पुलिस तो इस बीच में कार्रवाई हुई, परिवार उससे संतुष्ट तो हो जाता है। और जब मीडिया के सामने परिवार वाले बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हम पुलिस और प्रशासन और कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, लेकिन जो हुआ वो वाकई बहुत भयानक हुआ और इस लम्हों को, इन बातों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब गांव में उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो शायद कोई ऐसा घर होगा जिस पर उसे चूल्हा जला रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति की आंखों में आंसू ना आए हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।